आप सबकी क्लास में एक ऐसा लड़का तो लाजमी होगा जो उधार लेता होगा फिर उसे वापस नहीं करता होगा, और जब वापस करने लगा होगा तो वो किसी और से उधार ले लेता होगा। तो आज ही उस दोस्त का नाम आप चेंज करके पाकिस्तान रख दें, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल सेम इसी तरह ही करता है कि पाकिस्तान के पास अपने जितने भी बजट हैं उसको पूरा करने के लिए हमेशा से ही लोन्स की ज़रूरत रही है, और जब ये लोन्स लेता है तो उसे वापस करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते तो ये अब मज़ीद लोन लेता है। तो उस तरह ये सर्कल जो है वो ऑलरेडी चलता रहता है, और पाकिस्तान इस लोन्स के दलदल में इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को 0.5% पे आके रेट किया है, जो कि इस वक्त ग्लोबल रेशो 3% से भी कम है, जबकि हमारी साथ वाली इकॉनमीज़ इंडिया और चाइना जो है वो 5% के हिसाब से ग्रो कर रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो 1613 से कम होकर 1399 पे आ गया, यानी कि $214 हर शहरी ने 2 सालों के अंदर गंवाए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान पॉवर्टी लाइन के अंदर 7% इंक्रीज़ कर गया, और 30% से बढ़कर पाकिस्तान की पॉवर्टी 37% हो गई है। आप ये आटा लाइन तो देख ही रहे होंगे कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गुर्बत इतनी ज़्यादा फूल चुकी है कि लोग आटा लाइन्स के अंदर लग रहे हैं और अपनी जानें गंवा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास क्यों जाता है, और ओवरऑल पाकिस्तान को क्या लेसन सीखने चाहिए कि क्या करे। हदफ से ज्यादा ग्रोथ कम रहेगी। Pakistan is in a state of mess. Pakistan has seen record inflation, queues for subsidized. सो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इंतहाई सिंपल अंदाज से आपको इस सबको समझा दिया जाए। आप सबसे पहले इस बजट को देखें। ये जो वो बजट है जो पाकिस्तान एक साल के ख़र्चे करने के लिए अपनी रकम रखता है, तो ये तकरीबन 9.5 ट्रिलियन रुपीस का पाकिस्तान का टोटल बजट बनता है। मतलब कि ये पाकिस्तान के मुकम्मल खर्चाजात हैं कि पाकिस्तान ने इतने पैसे लगाने। मैं हूँ सामा अहमद, और अगर आपका जियोपॉलिटिक्स के अंदर ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से मुझे बहुत मदद मिलती है। अब इस 9.5 ट्रिलियन रुपीस के अंदर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन थी वो 5800 अरब रुपए थी, यानी कि पाकिस्तान को तकरीबन भी 3 ट्रिलियन रुपीस चाहिए थे अपनी बजट को पूरा करने के लिए, अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए। और अगर हम इस 9.5 ट्रिलियन के अंदर भी देखते हैं तो 45% रुपीज़ हमें पिछले जो हमने कर्ज़े लिए हुए थे उसे वापस करने के लिए, यानी कि डेट रीसर्विसिंग के लिए अदा करने थे। मतलब कि जो हर 100 रुपये का ख़र्चा है उस 100 रुपये के ख़र्चे के ऊपर 45 रुपये जो है पाकिस्तान पिछले कर्ज़े वापस करने के लिए अदा करेगा। फिर उसके अलावा 17% हमारा डिफेंस बजट है, वो भी आप साइड पे निकाल लें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 57 से 62% का जो बजट है वो पाकिस्तानी के किसी काम नहीं आने वाला। एक तो डिफेंस के अंदर चला जाएगा और वो किसी हाथ नहीं आएगा, और जो बाकी 45% है वो पिछले कर्ज़े अदा करने के लिए चला जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तानियों के पास तकरीबन 37% 38% बजट बनता है, यानी कि 100 में से जो पाकिस्तान के ऊपर पैसे लगते हैं 38 रुपये ही आपके पास बचते हैं। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर उसके अंदर भी तकरीबन 650 की सब्सिडीज़ हैं, और ये सब्सिडीज़ सारी की सारी आलमोस्ट अशराफिया के लिए ही होती हैं। तो ये सब्सिडीज़ का भी पाकिस्तान को बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए आपके पास आपकी सेहत और बाकी चीज़ों के लिए खर्चाजात बहुत कम रह जाती हैं, और पाकिस्तान ने तरक्की क्या करनी है, अब इसी से नजर लगा है। अब हम बात करते हैं कि वो जो $3 बिलियन जो खसारा जो हमें हर साल बजट में आता है उसको पूरा कैसे करना है। तो उसको पूरा करने के लिए हम हर साल कर्ज़ा लेते हैं, इसलिए हम तकरीबन 22 से 23 दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुके हैं। और आईएमएफ के कर्ज़े की ये इंपॉर्टेंट होती है कि जब आईएमएफ कर्ज़ा देता है तो आईएमएफ ऐसे नहीं दे देता, बल्कि आईएमएफ कम्प्लीटली एवेलुएट करता है। उनकी 2 तरह की एवेलुएशन होती हैं, और दोनों तरह की एवेलुएशन कंप्लीट करने के बाद आईएमएफ कर्ज़ा देता है। तो उस कर्ज़ा देने की वजह से बाकी जितने भी कंट्रीज़ होते हैं और जितने भी कंपनीज़ होती हैं उनका ट्रस्ट बहाल हो जाता है कि आईएमएफ ने पैसे दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस कंट्री की जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बाकी कंट्रीज़ जिस तरह यूएसए, यूएई, सऊदीया और चाइना वगैरह की कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारी और बैंक्स जो हैं जिस तरह एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी पाकिस्तान को कर्ज़ा तभी देती है जब आईएमएफ की रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हो। अगर वो नेगेटिव होती हैं तो वो कर्ज़ा देने से इनकार करती हैं। तो इस तरह 1 बिलियन के पीछे पाकिस्तान को 70-80 बिलियन डॉलर जो हैं वो सिर्फ इस 1 बिलियन की वजह से रुके हुए होते हैं। वेल डन। पिछले 1 साल से पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसे डिफ़ॉल्ट का रिस्क भी दिया है। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हमारा कौमी ख़जाना है, जिसे कि फ़ॉरेन रिज़र्व्स भी कहते हैं, उसके अंदर तकरीबन $3 बिलियन थे। और $3 बिलियन से मुराद ये कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 2 या 3 महीने का ही खर्चा मौजूद था।
अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो डिफ़ॉल्ट से क्या होता है। पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जो कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एडिक्टेड है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ इंपोर्ट की जाती है, आपकी गाड़ियाँ इंपोर्ट की जाती हैं, मेडिसिन इंपोर्ट की जाती है, इवन आपकी जो क्लोथिंग है वो भी इंपोर्ट की जाती है। तो जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इंपोर्ट कर सके। तो अगर वो इंपोर्ट नहीं कर सकेगा तो उस कंट्रीज़ के पास जितनी भी इंपोर्ट गुड्स हैं वो नहीं होंगी। अब इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि आप सुबह उठें और आपके पास पेट्रोल के पैसे हैं, लेकिन पेट्रोल मिल ही नहीं रहा क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कि वो पेट्रोल इंपोर्ट कर सके, डॉलर्स ही नहीं है। फिर उसके अलावा आप अगर किसान हैं तो आपके पास फर्टिलाइज़र्स के पैसे नहीं होंगे, फर्टिलाइज़र्स के पैसे नहीं होंगे तो गंदम और बाकी चीज़ें जो है वो नहीं हो सकेंगे। दूसरा, आपकी पूरी इकॉनमी जो है वो तबाह हो जाएगी एक साल के लिए। तो इसलिए बहुत से लोग मशवरा तो कह देते हैं कि डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दें, लेकिन डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने की वजह से पूरी मुल्क की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी और आपके पास जो थोड़ा बहुत जो ट्रस्ट है लोगों का और कंपनीज़ का वो भी ख़त्म हो जाएगा और फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली तौर पर खुश्क हो जाएगी। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट की बात तो आप रहने दें। उसके अलावा जो फ्लड आए थे उसकी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ था और जो जानों और माल का ज़िया हुआ था वो अलग था और इरिपेयरेबल डैमेज था। लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान को $10 बिलियन यूएन ने देने का ऐलान किया था, जो कि अभी तक नहीं मिले। फिर उसके अलावा पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़रूरत थी पैसों की इस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए। तो इस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अभी कल ही न्यूज़ आई है कि सऊदीया ने $2 बिलियन का जो कर्ज़ा है पाकिस्तान को देने का ऐलान किया। उसके अलावा यूएई ने भी 1 बिलियन जो हैं वो डॉलर देने का ऐलान किया, जो कि पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलों से बनाया क्योंकि तकरीबन 2 महीने पहले ही सऊदी ने कह दिया था कि पाकिस्तान को वो बिल्कुल पैसा नहीं देगा। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के प्रेशर की वजह से ख़ासतौर पर चाइना की वजह से सऊदी पाकिस्तान को ये कर्ज़ा दे रहा है। फिर उसके अलावा चाइना ने भी $2 बिलियन के जो कर्ज़े हैं वो रोल ओवर करने का जो है ना फ़ैसला किया। लेकिन इसके अलावा IMF की तरफ से अभी तक पैसे रिलीज़ नहीं किए गए हैं क्योंकि IMF बहुत ज़्यादा चेंजेस चाहता है। अगर हम उन चेंजेस को डिस्कस करते हैं, सबसे पहली चेंजेस वो ये चाहता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप प्रोवेंसेस को दे दें क्योंकि ये प्रोवेंसेस का मामला है। फिर उसके अलावा उन्होंने फेडरल को कहा है कि आप पब्लिक डेवलपमेंट फ़ंड को सूबों के ऊपर इस्तेमाल ना करें, यानी कि 18वीं तरमीम के मुताबिक बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सूबों को दे दिए गए हैं, जिस तरह हेल्थ है, एजुकेशन है, तो ये सारे के सारे सूबों के पास हैं और इनके इख्तियारात सारे सूबों के पास हैं। तो IMF ने कहा है कि आप इन चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश ना किया करें जो फेडरल का बजट है और ये कम्प्लीटली तौर पर सूबों के अंदर छोड़ दें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो सर्कुलर डेट हैं, यानी कि आप बिजली चोरी की बात करते हैं, वो तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो चुका है, तो ये भी आप सूबों को मुंतकिल करेंगे। ये सूबों का मसला है और इसको रिकवर भी सूबों ने करना है, तो उसका बर्डन जो है वो सेंटर ना उठाए। फिर उसके अलावा उन्होंने ऑयल, गैस और बिजली के प्राइसेस इंक्रीज़ करने का भी कहा है। फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आप सब्सिडीज़ को कम से कम करें क्योंकि सब्सिडीज़ का फ़ायदा आवाम को नहीं होता है, बल्कि ये एक शॉर्ट टर्म इंजेक्शन होता है जो आप दे देते हैं और ये ड्रग की तरह ही है कि जैसे ही सब्सिडी उतरती है तो प्राइस वापस आ जाती है और महंगाई ऑलरेडी हो जाती है। फिर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की बात की है, जो कि इस वक्त 45% से भी ज़्यादा है, यानी कि जो शरह महंगाई है वो 45% से भी ज़्यादा है और उसको भी कंट्रोल करने की बात की गई है। सो अगर ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद अगर IMF हमें 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो हमें दे देता है तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक डिफ़ॉल्ट क्राइसिस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़े का बर्डन है वो इंतहाई इंक्रीज़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 2025 तक पाकिस्तान ने तकरीबन $77 बिलियन जो हैं वो वापस करने हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई नामुमकिन है। तो अगले 4 से 5 साल, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भी अगले 4 से पाकिस्तान इसी तरह से ही सूरत हाल से गुजरता रहेगा। आमतौर पर इस इकॉनमी के सोल्यूशन के ऊपर सुबह से शाम तक हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर बनती हैं, तो आप उनमें से कोई भी देख लेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन जो है वो आराम से नज़र आ जाएगा, जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उसके अगर हम उसको डिस्कस करने बैठे तो ये पूरी वीडियो उसके अंदर हो जाएगी। लेकिन जो सबसे शॉर्ट टर्म चीज़ है जो पाकिस्तान इस वक्त कर सकता है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी है कि इस वक्त सारी जमातें बैठे हैं और जिस तरह 2014 के अंदर इन्होंने टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसे नेशनल एक्शन प्लान भी कहा गया, उस तरह चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन कर लें ताकि इकॉनमी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मिल बांट कर तमाम पार्टीज़ एक कंसेंसस डेवलप कर। उस कंसेंसस की वजह से बहुत से ऐसे मसले होंगे जो कि तमाम पार्टीज़ चाहती हैं, लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में जाती हैं तो वो अपना रंग बदल देती हैं। मिसाल के तौर पर PIA की सेल आज से 15 सालों के अंदर जो भी पार्टी हुकूमत के अंदर आई है उन्होंने यही बात की कि हम PIA को सेल करना चाहते थे, ख्वाह वो PP हो, PMLN हो या PTI हो, लेकिन जैसे ही वो पार्टी अपोजिशन में जाती है तो वो इनकार कर देते हैं कि हम इसको सेल नहीं होने देंगे, ये कौमी एसेट है। अब देखा जाए तो ये किसी तरह से भी कौमी एसेट नहीं है, क्योंकि कौमी लाइबिलिटी हो सकती है, कौमी एसेट तो किसी तरीके से भी नहीं है कि हम इसको बार बार पैसे इंजेक्ट करते हैं। लोगों के टैक्स का पैसा जो है वो PIA की एरोप्लेन्स के अंदर लगाया जाता है और जिसके अंदर सब्सिडियाँ लेकर सिर्फ अमीर लोग और आपके कुछ मने तने ब्यूरोक्रेट्स और पार्लियामेंटेरियन ही सफ़र करते हैं, गरीब का आदमी तो फिर उसके अंदर से कुछ नहीं लेता है।
तो उसके अंदर भी सब्सिडियाँ दी हुई हैं और सारा कुछ चल रहा है, और कौमी एसेट के नाम पर पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इसके अलावा जो मज़ीद छोटे मोटे शॉर्ट टर्म प्लान्स है, अगर ये एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म किया जाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि इसी तरीके से ख़त्म हो सकती है। फिर उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन जो हैं वो आप पाकिस्तान इकॉनमी के नाम से बहुत ज़्यादा चैनल्स बने हुए हैं, तो आप उनके ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन वीडियो के सामने ये कुछ चीज़ें हैं वो पाकिस्तान अगर कर ले तो शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान को रिलीफ मिल सकता है। और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतरी के लिए अगर आप कहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए नीचे कमेंट करिएगा।